प्लस 2kx², ये होगा। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/2 m टाइम्स ऑफ v² के लिए हो जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन a, प्लस 4kx टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी इज वेलोसिटी v। तो v का टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक 2 का टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास -4k बाई 5m इंटू x, ये आएगा। ठीक है, सो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ये वाला टर्म आपको पूछ रहा है, ये ओमेगा² होता है। सो 4/5 टाइम्स ऑफ k का वैल्यू आपको दिया हुआ है 45/4 और m का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, तो ये 9 हो गया, हो गया। सो ओमेगा का वैल्यू हो गया √9। सो आपको ये पूछ रहा है √x, तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, मतलब अगर देखो जो दो मेथड्स है, एनर्जी और फोर्स मेथड, हमेशा एनर्जी मेथड पे थोड़ा सा एज रहता ही है, मतलब एनर्जी मेथड कंपैरेटिवली, कभी फोर्स मेथड में कभी कभी आप फंस जाते हो, लेकिन एनर्जी मेथड बहुत स्मूथली निकलता है, एनर्जी मेथड में फंसने का चांस थोड़ा कम रहता है। अभी आप देखोगे जब हम रोटेशन का क्वेश्चंस करेंगे तब वहां पर एनर्जी मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है, रोटेशन में फोर्स मेथड बहुत ट्रिकी है। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अच्छा, इसके बाद हम लोग कहाँ तक किए थे इसमें, यहाँ से स्टार्ट करना हम लोग को। सर हाँ सर, जो आपने लास्ट क्लास में 2 ब्लॉक सिस्टम कराए थे सर, वहाँ पे जो k इंटू एल कॉन्स्टेंट था हाँ, सर, वहाँ पे जो एल था सर, वो कौन सा लेंथ था? तो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, टोटल नेचुरल लेंथ, अच्छा स्प्रिंग सर, का यहाँ जो पे लेंथ जब है। सर यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं तो सर यहाँ पे दोनों साइड में सर कांस्टेंट चेंज क्यों हो जा रहा है? एक स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो दो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग नहीं हो जाता है? हाँ सर। तो वे यही हो गया, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये अलग अलग पोर्शंस देख रहे हैं कि 2 लेंथ का स्प्रिंग का अलग देख रहे हैं तो उसका फोर्स कांस्टेंट कुछ अलग होगा। अच्छा हाँ सर, हाँ सर ठीक। ठीक है, ठीक है। सो ये सिंपल पेंडुलम वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन देखो, एक इरोडो में एक क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो इसमें आपको बोल रहा है कि अ बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ एल एट अ पॉइंट ओ ऑन द वॉल फॉर्मिंग अ स्मॉल एंगल अल्फा। तो इसमें सब एंगल्स बहुत स्मॉल है। देन द थ्रेड विद द बॉल इज डिविएटेड अगेन बाय अ वेरी स्मॉल एंगल बीटा, क्योंकि पेंडुलम के लिए याद है स्मॉल एंगल्स के लिए एसएचएम होता है, लार्ज एंगल के लिए तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया था। ठीक है, एंड सेट फ्री। तो यहाँ पे हम लोग लेके इसको रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर रिलीज कर रहे हैं तो क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर ये वॉल नहीं होता, ठीक है, अगर ये वॉल नहीं होता तो क्या इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड बीटा रहता, मतलब ये लेफ्ट की तरफ भी बीटा एंगल तक जाता क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो ये वॉल जो एंगल बना रहा है अल्फा, वो बीटा से स्मॉलर है, बीटा से कम है ये। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। तो देखो इसको इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, मान लो कि कोई भी एक जनरल डिस्प्लेसमेंट में इसका कंसीडर करूँ फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट। तो मीन पोजीशन से अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैं एक जनरल पोजीशन कंसीडर करता हूँ थीटा, सो थीटा का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, बता सकते हो? थीटा इक्वल टू क्या आएगा? एंगुलर एसएचएम का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? बताओ, ये तो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, एंगुलर एसएचएम का जनरल इक्वेशन क्या है? सर थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। हाँ, तो यहाँ पर थीटा नॉट कितना होगा? बीटा। 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 बीटा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। फाई का वैल्यू बताओ क्या होगा? अल्फा। अल्फा। अल्फा कैसे होगा फाई का वैल्यू? फाई पाई क्या बाई था? 2। हाँ, फाई तो इनिशियल कंडीशन बता रहा है, तो अल्फा बीटा में क्यों आएगा? पाई/2 एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज किया हम लोगों ने। सर्कुलर मोशन को देखो, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या बोल रहे थे, मीन पोजीशन हो गया यहाँ पर, लेकिन इसको रिलीज कहाँ किया, एक्सट्रीम से रिलीज किया है, तो ये हो जाएगा ना फाई। हाँ सर।
ठीक है। हाँ सर। ओमेगा कितना है यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। सिंपल पेंडुलम ही तो है। हाँ सर। ठीक है। अब अगर मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है इसमें ऑसिलेशन का, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन था, मान लो ए से लेकर यहाँ तक, मतलब वॉल को स्ट्राइक करने तक इसको जो टाइम लगा टी मान लो, ठीक है, टी टाइम पर वॉल को स्ट्राइक करता है। इलास्टिक कोलिजन है तो स्पीड चेंज नहीं होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन जब वापस आएगा तो अगेन पॉइंट ए तक आएगा। ठीक है, तो हाँ ए से रिलीज हाँ किया और वापस ए पर आने में जो टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड होगा। हाँ सर। तो हाँ ए से वॉल को हिट करने में अगर टाइम टी लगा तो क्या वापस आने में भी टाइम टी लगेगा? हाँ सर। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2t हो जाएगा। हाँ सर। ठीक। अब यहाँ पर अगर वॉल को हिट करने का टाइम हम कैलकुलेट करना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि मेन पोजीशन से जो वॉल का इंक्लिनेशन है वो है अल्फा, लेकिन वो ऑपोजिट सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमको ये कैलकुलेट करना है कि मेन पोजीशन से इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस अल्फा होने में कितना टाइम लगा, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव लेते हो ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से माइनस अल्फा कैलकुलेट करना है हमको, तो ये हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ कॉस ओमेगा टी हो गया ये। सो यहाँ से हमारे पास ओमेगा टी इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा बाई बीटा। तो यहाँ से आप टाइम लिख सकते हो, टाइम हो गया हमारे पास 1/ओमेगा, मतलब अंडर रूट ऑफ एल बाई जी टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स माइनस अल्फा बाई बीटा। सो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। होगा ये आंसर होगा टाइम पीरियड। समझ में आया कि इक्वेशन का कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग? बोलो कोई डाउट है तो यहाँ पे। इसी तरीके का क्वेश्चंस रहता है एग्जाम्स में, मतलब सिंपल जस्ट इक्वेशंस मालूम होना चाहिए, थीटा में कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये सब चीजें समझना है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव लेते हैं हम, तो क्लॉकवाइज सेंस में माइनस अल्फा हो जाएगा। हो गया ये? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, सिंपल पेंडुलम की जगह एक और हम लोग एक जनरल चीज डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम। जैसे मान लो एक रॉड ऑसिलेट कर रहा है अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट, एक डिस्क को आप हिंज कर देते हो एक पॉइंट के अबाउट और उसको ऑसिलेट कराओ। कोई भी बॉडी हो सकता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कोई भी बॉडी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है हमारे पास m, ठीक, और इसको हम लोगों ने हिंज कर दिया पॉइंट p के अबाउट। ठीक, सो इट इज हिंज्ड अबाउट पॉइंट p, अबाउट पॉइंट p। तो पॉइंट p इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो याद है रोटेशन में एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर एक बॉडी और उसको आप हिंज कर देते हो तो इसका सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली हिंज पॉइंट के नीचे आना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली इस पॉइंट के नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारे पास d। ठीक, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। सेंटर ऑफ मास अगर डायरेक्टली ऊपर रहेगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन नहीं होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ये सेंटर ऑफ मास ऐसे घूम गया, मैंने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ थीटा एंगल से, तो एक mg का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, है ना, इसका एक वेट लगेगा। और बाकी फोर्सेस जो होगा, हिंज फोर्सेस ऑब्वियसली यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो हिंज फोर्सेस पॉइंट पी से ही पास कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क लिखूंगा पॉइंट पी के अबाउट, तो हिंज फोर्सेस का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। क्या mg का टॉर्क आएगा?
ठीक है, तो mg को यहाँ पर अब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि mg तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा mg को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपको क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा पहले कि आप mg को नेग्लेक्ट कर सकते हो कि नहीं। अगर लीनियर एसएचएम है तो चेक करो कि वो रिस्टोरिंग इन नेचर है कि नहीं, वो रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं। अगर इस तरीके से एंगुलर एसएचएम इन्वॉल्व है तो टॉर्क को चेक करो, जिस फोर्स का टॉर्क रिस्टोरिंग नहीं होगा उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन जिसका टॉर्क रिस्टोरिंग होगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगर mg का टॉर्क रिस्टोरिंग है तो एनर्जी मेथड में अगर आप जाओगे तो वहां पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है ये चीज? हाँ सर। तो यहाँ पर हम अगर टॉर्क लिखेंगे पॉइंट पी के अबाउट, तो हम पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क क्या लिख सकते हैं, क्या mg इंटू डी साइन थीटा होगा। ये परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस सर। कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा हमको चाहिए, तो लार्ज एंगल्स के लिए प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसीलिए अगर थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल रहेगा तब उस केस में आप टॉर्क अबाउट पॉइंट पी को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो mg d इंटू थीटा। ठीक है, क्या टॉर्क अबाउट पॉइंट पी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी इंटू अल्फा लिख सकते हैं? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं ना, अल्फा मतलब डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो इस ऑब्जेक्ट का हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट पी के अबाउट लिखने के लिए क्या जनरल पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास है, ICM प्लस एम डी स्क्वायर, यही होगा, इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg d टाइम्स ऑफ थीटा। हाँ सर। ठीक, सो अल्फा आ गया हमारे पास mg d डिवाइडेड बाई ICM प्लस एम डी स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी इंटू थीटा। सो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है हमारे पास, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। ध्यान रखना ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन का। अब अल्फा और थीटा का सेंस देखो वो भी ऑपोजिट है, थीटा यहाँ पर हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, सो थीटा इस सेंस में है, लेकिन टॉर्क का जो डायरेक्शन है क्या वो क्लॉकवाइज सेंस में है? हाँ सर। ठीक है, तो टॉर्क का जो हाँ डायरेक्शन होता है वही अल्फा का डायरेक्शन होता है, तो अल्फा और थीटा ऑपोजिट सेंस में है, और अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा भी आ रहा है फॉर स्मॉल एंगल्स। तो हम लोग को यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिल गया, तो हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर बाई अंडर रूट ऑफ, ये सब याद नहीं करना, आप ये सब याद करने जाओगे तो दिक्कत है, ICM प्लस एम डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई mg d इंटू 2 पाई, यही होगा। तो ये जो पूरा क्वेश्चन रहता है यहाँ पर फिजिकल पेंडुलम का जो क्वेश्चन रहता है वो एक्चुअली में वो क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना जानते हो कि नहीं, तो ये पूरा पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही बेस्ड है। ठीक है, डायरेक्टली आप देखो ये क्वेश्चन अगर यूज करोगे तो सब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, आपको ICM अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पर देखो एक चीज आपसे और पूछ सकता है कि अगर मैं पॉइंट पी से एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर देता, ठीक, कंपाउंड पेंडुलम को हैंग नहीं करके अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम को पॉइंट पी से हैंग करता, तब उस सिंपल पेंडुलम का क्या लेंथ होना चाहिए सच दैट द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम इज सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम such that time period of simple pendulum and compound pendulum becomes same। ठीक है, और इस लेंथ को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ।
ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है। अच्छा, सेकंड पेंडुलम किसको बोलते हैं जानते हो? सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? सर 2 सेकंड। सर 2 सेकंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी पिछले साल भी जेई मेंस में पूछा गया था ये चीज कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। सर ये आप थर्मल के टाइम बताए थे। हाँ, तो छोटा छोटा चीज है, कुछ भी पूछ सकता है, मेंस में अभी भी पूछा गया था सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सब फ्री का मार्क्स होता है सब। तब यहाँ पर देखो, हमको इक्विवेलेंट लेंथ अगर निकालना है तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का हमको मालूम है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी होता है। ठीक है, तो अंडर रूट वाला टर्म को बस इक्वेट करने ही बोल रहा है ना। तो आप ICM प्लस एम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू डी, यही होगा आंसर। हाँ सर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लेंथ पूछ रहा है, अगेन आपको ICM के बारे में मालूम होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो हो जाएगा ये सब। समझ में आया क्या ये? अगर मैं इस कंपाउंड पेंडुलम को सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अगर हैंग कर दूं तो क्या होगा? सर इसका टाइम पीरियड सर मिनिमम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हाँ, न्यूट्रल न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो उसी पोजीशन में रह जाएगा, हाँ सर। तो उसका हाँ सर। ऑसिलेशन नहीं होगा। तो आप अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही इसको हैंग कर दिए तो mg का तो कभी कोई टॉर्क आएगा ही नहीं, और mg का ही टॉर्क है जो ये रिस्टोरिंग टॉर्क का वर्क कर रहा है। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क का काम कौन कर रहा है? mg का ही टॉर्क कर रहा है। तो mg अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और आप सेंटर ऑफ मास से ही हैंग कर दे रहे हो तो कभी कोई टॉर्क आएगा ही नहीं, तो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। तो उस केस में d का वैल्यू हो गया 0। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हैंग करने का मतलब क्या हो गया? d का वैल्यू 0। हाँ सर। तो d का वैल्यू 0 के लिए आप देख सकते हो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड मतलब ये नहीं कि टाइम पीरियड बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड का एक्चुअल फिजिकल मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल d फॉर विच टाइम पीरियड ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम इज मिनिमम। ठीक, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 0 कर सकते हैं हम d के रेस्पेक्ट में, कर सकते हैं क्या? हाँ सर। तो इसको डिफरेंस सिर्फ अंडर रूट वाले टर्म को करना है, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करने लग गए आप। अंडर रूट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके 0 करो, बताओ मेरे को आंसर क्या आता है। सर 2d बाई जी। आया किसी का आंसर? सर रूट अंडर ICM बाई m। रूट अंडर में आएगा। रूट अंडर तो नहीं आना चाहिए। ICM कांस्टेंट है ना, तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2m इंटू डी, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने जो mg इंटू डी, माइनस ICM प्लस md स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं d के रेस्पेक्ट में। सो mg कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया 2md स्क्वायर माइनस md स्क्वायर। अच्छा हाँ, रूट में आ रहा है ICM बाई m आएगा ना, हाँ सर रूट अंडर ICM बाई। ICM बाई m।
आ रहा है ये? तो एक वैल्यू यहाँ पर डी का एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसपे मोमेंट ऑफ जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड मिनिमम होगा। कितना होगा वो, उसके लिए कोई फॉर्मूला आपको याद रखने का जरूरत नहीं। आप इसकी यह वैल्यू अगर याद है तो पुट कर लेना यहाँ पे डी में। तो अगर एक वेरिएशन यहाँ पर आप बनाओगे टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड वर्सेस डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो डी का एक वैल्यू यहाँ पर है ICM बाई m अंडर रूट। इस पर्टिकुलर वैल्यू पे टाइम पीरियड मिनिमम है, ठीक है। और d का वैल्यू 0 की तरफ जब टेंड कर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, d का वैल्यू 0 टेंड कर रहा है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन हो सकता है इसमें। एक मिनिमम वैल्यू आया ऐसा, ठीक है। समझ में आई ये चीज? मतलब कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? तो इसमें सर ये ग्राफ एक बार बताइए ना सर। ये ग्राफ एक मिनिमम वैल्यू आएगा और डी टेंडिंग टू 0 पे इनफाइनाइट होगा। तो एक मिनिमम मतलब ऐसा डेफिनेटली अपवर्ड ओपनिंग होना ही चाहिए कुछ, अच्छा सर। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस जेई में जल्दी आता नहीं है फिजिकल पेंडुलम पे, क्योंकि फिजिकल पेंडुलम का क्वेश्चंस बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ही क्वेश्चन है। तो इस पे कभी आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिवाइज करो, वही इसमें बस वैल्यू पुट करना है। समझ में आई है? हाँ सर। तो देखो इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहता है। देखो यहाँ पर एक रॉड और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है। तो रॉड और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है तो इसको आप ये वाला मेथड यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते। जनरल जो अप्रोच है उस पे जाओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो और अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा लाने का कोशिश करो, ठीक है। तो इस अप्रोच को यहाँ पर देखते हैं। तो एक रॉड को पॉइंट P से हम लोगों ने हिंज कर रखा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और दो स्प्रिंग्स है यहाँ पर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द रॉड। तो जैसे मान लो कि ये रॉड का इनिशियल पोजीशन आपको दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, ठीक है। तो हिंज पॉइंट है हमारे पास पॉइंट P, मैंने इसको एक स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। तो अगर थीटा से रोटेट कर देंगे तो फोर्सेस क्या क्या लगेगा, इसका सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वेट, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास क्या पॉइंट P से L/4 डिस्टेंस पर होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताओ कि ये जो एंड जहां पर स्प्रिंग्स कनेक्टेड था, क्या ये वाला एंड का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला आर्क का जो लेंथ है स्मॉल एंगल्स के लिए, क्या ये आर्क अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर। ठीक है। तो हम यहाँ पर स्मॉल एंगल्स जब हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, आप अगर लार्ज एंगल कर दोगे तो ये स्प्रिंग का ओरिएंटेशन भी बदल जाएगा, लेकिन स्मॉल एंगल्स में ये स्प्रिंग को आप अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल मान सकते हो हमेशा, ठीक है। तो स्मॉल एंगल्स का ये सब फायदा है कि हम स्प्रिंग्स को यहाँ पर हमेशा हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं। तो कोई भी स्प्रिंग में, जैसे लेफ्ट वाला स्प्रिंग को आप देखो तो इसमें इलोंगेशन आएगा और राइट वाला स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। क्या ये वाला लेंथ को हम लोग 3L/4 थीटा बोल सकते हैं, आर्क लेंथ? हाँ सर। हाँ सर। तो एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया, लेफ्ट वाला स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया, राइट स्प्रिंग में कंप्रेशन आया, लेकिन क्या दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा? जिसमें एक्सटेंशन आया वो पुल करेगा लेफ्ट की तरफ, जिसमें कंप्रेशन आया वो पुश करेगा राइट की तरफ, हाँ सर। ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लिखेंगे हम लोग, 2K इंटू चेंज इन लेंथ इज 3L/4 इंटू थीटा। ये हो गया एक स्प्रिंग के लिए, और दोनों का फोर्स सेम होगा क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हमको सेम दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ फोर्सेस हो सकता है वो हिंज से पास होगा, है ना, हिंज फोर्सेस भी हो सकता है, लेकिन आप अगर डायरेक्टली हिंज के अबाउट इट टॉर्क लिखते हो तो हिंज फोर्सेस देखने का जरूरत नहीं है, उसका तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कराए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो बता सकते हो यहाँ पर mg और स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क कौन से सेंस में आ रहा है? क्लॉकवाइज। दोनों का ही क्लॉकवाइज आ रहा है क्या?
हाँ सर। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा दोनों का टॉर्क। एक एक करके बताओ, mg का टॉर्क बताओ। mg को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं सर। सर रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग है, उसका टॉर्क आ रहा है यहाँ पे। रिस्टोरिंग है या नहीं है उसके लिए आप डायरेक्टली टॉर्क देखो। अगर टॉर्क आ रहा है तो रिस्टोरिंग है, टॉर्क नहीं आ रहा है तो रिस्टोरिंग नहीं है। तो mg का टॉर्क बताओ क्या लिखेंगे? mgl/4 sin थीटा। 4 sin थीटा। स्प्रिंग फोर्स के लिए हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया, 3kl थीटा। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। बताओ डिस्टेंस क्या होगा? सर 3l/4 साइन थीटा। साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा सर। कॉस थीटा, ये होगा। ठीक है, तो ये टॉर्क अबाउट पॉइंट पी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी इंटू अल्फा लिख सकते हैं। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू स्मॉल हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो टॉर्क को आई अल्फा लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का ICM हो गया ml²/12। ठीक है, उसमें ऐड करना है m इंटू l/4 का स्क्वायर, सो l²/16 इंटू अल्फा। समझ में आया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाँ सर। ठीक है, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा हो गया हमारे पास थीटा के अप्रोक्सीमेट, और कॉस थीटा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। सो 9/4 kl² थीटा। सो स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा और टेन थीटा, ये दोनों टर्म अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा, एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। सो यहाँ से सॉल्व करो, बताओ अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है वैल्यू? फोर का टर्म कैंसिल कर दो सब में, तो 7/12 m इंटू एल। ये आ रहा है क्या? हाँ g/l प्लस 9k/m थीटा। सो ये टर्म हो गया हमारे पास ω²। अल्फा और थीटा का सेंस ऑलरेडी हमको पता है कि ऑपोजिट है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, सो टाइम पीरियड लिख सकते हैं हम 2π/ω। तो ये रॉड और स्प्रिंग्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। बस चेंजेस क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे एक स्प्रिंग को मैं कहीं और लगा दूं तो मेथड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक स्प्रिंग नीचे लगा दो, एक स्प्रिंग ऊपर लगा दो, कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, अप्रोच यही रहेगा सब में। ओके, एक मिनट। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बस एक छोटा सा वेरिएशन के, पहले रॉड था, रॉड की जगह आप डिस्क लगा दिया, एक स्फीयर लगा के दे सकता है आपको। ठीक है, बॉल बना के दे सकता है। बॉल अगर मान लो आपको बोल दिया कि बॉल इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग, तो बॉल मतलब क्या समझोगे? सॉलिड Sphere। स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर वो हॉलो होगा तो वो स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर ऐसे लिख देगा। सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द डिस्क इफ द फ्लोर इज स्मूथ। तो पहला केस में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ये सिर्फ एक ब्लॉक की तरह है, घूमेगा तो नहीं हाँ सर। हाँ सर। ना? तो एक ब्लॉक की तरह है, तो डायरेक्टली एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वही होगा ना, 2π√m/k।
हाँ सर। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे नहीं आप डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने लग गए। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फ्रिक्शन नहीं है तो घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं तो जस्ट एक ब्लॉक जैसा ही है, तो 2 π√m/k होना चाहिए। दूसरा मैं बोल रहा है कि फ्लोर इज रफ एनफ फॉर नो स्लिपिंग। इसको देखो मैं आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ, यहाँ पे फोर्स मेथड और एनर्जी मेथड दोनों से। तो फिर आप, मैं बोलूँगा एनर्जी मेथड आप ज़्यादा प्रेफर करो, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दोनों मेथड से करके देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये सेंटर ऑफ मास के बारे में आप अगर सोचो, इसका सेंटर ऑफ मास अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, रोलिंग मोशन है, तो क्या ये पॉइंट P ICOR होगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो फोर्स मेथड में पहला चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ICOR का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास ICOR है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ तो मैं ICOR रेस्ट पे, तो इसी के रेस्पेक्ट में मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मान लेते हैं कि थोड़ा सा थीटा एंगल हम लोगों ने इसको घुमाया, तो इसका जो सेंटर है, ये सेंटर वाला पॉइंट क्या आगे मूव कर जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट r थीटा, क्योंकि ये लेंथ तो r है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप आर्क लेंथ इक्वल टू स्ट्रेट, मतलब आर्क और स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो मैं सेंटर पॉइंट को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि सेंटर पे स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये स्प्रिंग में इलोंगेशन r थीटा का आ गया, हाँ आएगा। सर। स्प्रिंग में इलोंगेशन r थीटा का आ गया, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया KR इंटू थीटा। ठीक। और एक हो जाएगा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या स्टैटिक इन नेचर होगा। ठीक। mg का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन वो सब का कोई टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि mg तो आपको दिख रहा है रिस्टोरिंग नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे mg रिस्टोरिंग नहीं है। mg का टॉर्क आएगा क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट या पॉइंट P के अबाउट लिख रहे हो, mg का टॉर्क तो नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है, अगर ये ऐसे मूव करता है तो सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा क्या? कभी नीचे तो नहीं आएगा ना सेंटर ऑफ मास। एक डिस्क जब मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो सेंटर ऑफ मास तो हमेशा ही सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर ही रहेगा ना। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ICOR क्यों पहचानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स आएगा, तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं पॉइंट P के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे को, वरना फिर फ्रिक्शन का वैल्यू तो स्टैटिक फ्रिक्शन है आपको मालूम नहीं रहता है, तो उस टाइम पे फिर पहले फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर मैं पॉइंट P के अबाउट टॉर्क लिखूँ तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा नहीं, तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क आएगा, विच इज KR थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। ठीक है। सो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा पॉइंट P के अबाउट? बोलो कितना आएगा? 3mr²/2। 3/2 हो जाएगा ये mr² इंटू अल्फा। सो r² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास अल्फा आ गया 2k/3m इंटू थीटा। ठीक है। तो आप यहाँ पे एंगल्स को देखोगे तो क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर हम लोग को थीटा एज्यूम किए हैं, और टॉर्क आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो अल्फा और थीटा ऑपोजिट सेंस में, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो SHM का इक्वेशन है ये। सो ये टर्म हो जाएगा ω²। क्लियर है ये? तो चेंज हो जाएगा सर, अगर फ्रिक्शन है तो अलग आंसर, और रोलिंग कंडीशन है तो बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आप एनर्जी मेथड से इसमें जा सकते हो। क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा? फ्रिक्शन तो लग रहा है रहेगा सर, क्योंकि हाँ सर, स्टैटिक रहेगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन वर्क नहीं होता। रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का कोई वर्क होता नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई वर्क नहीं है, तब भी उसके इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब लिखेंगे तो एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो अगर mg रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं था तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करने का जरूरत है? नहीं सर। जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ k इंटू एक्सटेंशन इज r थीटा होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ m VCM² प्लस हाफ ICM ω² नहीं लिख के डायरेक्टली हाफ I ω² अबाउट ICOR लिख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है।
तो अबाउट हाँ, ICOR लिख दे रहा हूँ, तो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3/2 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर, तो इसको लिख दे रहे डी थीटा बाई डी टी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा मत लिखो, आप डी थीटा बाई डी टी इस तरह से लिखो। सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो डी ई बाई डी टी को हम जीरो कर सकते हैं। सो हाफ के आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, थीटा स्क्वायर मतलब 2 थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी टी प्लस 3/4 mr स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी टी, और फिर ये डिफरेंशिएट होगा तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, यही होगा। तो डी थीटा बाई डी टी कैंसिल हो गया। ये जैसे हम लोग लीनियर एसएचएम में कर रहे थे, वेलोसिटी का टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो रहा था, वैसे यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी हमेशा कैंसिल होगा। नहीं हो रहा है कैंसिल, तो आपने कहीं पे गलत किया कैलकुलेशन। 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी एक 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज के टाइम्स ऑफ थीटा प्लस 3/2 m टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज अल्फा is 0 minus of 2k by 3m into theta। आ गया सेम इक्वेशन, समझ में आया कि ये अप्रोच। तो जब इस तरह से डिस्क का रोटेशन हो रहा है, आगे पुलिस का भी कंसेप्ट आएगा, तो वहां पे ये एनर्जी मेथड कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको टॉर्क मेथड दिख रहा होगा कि इजी है, लेकिन एनर्जी मेथड ज्यादा इजी होता है। हो गया ये? हाँ सर। सो ऐसा ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा रोटेशन भी ऐड करके रखा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, तो आपका रोटेशन भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और एसएचएम भी हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एडवांस के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर मिलाओ। तो जैसे फर्स्ट पार्ट तो एसएचएम का है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा यहाँ पे रोटेशन का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन जो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया सिलेंडर को, सो दैट सिलेंडर कैन रोल विदाउट स्लिपिंग। ट्राई करना एक बार इसको। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा आपके पास तो एडवांस में आ सकता है, मेंस में नहीं आएगा। यहाँ पर इस पुली का भी आपको मास दिया हुआ है और ये थ्रेड इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो पुली भी घूमेगा। ठीक है, और स्प्रिंग भी इलोंगेट हो ही रहा है। सो इस सिस्टम में हमको निकालना है टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एनर्जी मेथड से यहाँ पर हम लोग करते हैं। जैसे मान लो कि इस ब्लॉक के लिए मेरे को बता सकते हो, ब्लॉक या फिर पुली दोनों के लिए क्या mg रिस्टोरिंग होगा? नहीं सर। नहीं होगा। नहीं सर। तो अगर mg रिस्टोरिंग नहीं है तो एनर्जी मेथड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वी कैन नेग्लेक्ट स्मॉल mg and capital mg and gravitational potential energy as they are not restoring। रिस्टोरिंग नहीं है तो इसको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। सो स्प्रिंग फोर्सेस यहाँ पर है, ऑब्वियसली वो चेंज हो रहा है, उसको कंसिडर करना है हमको। रिस्टोरिंग फोर्स है कौन सा एक्चुअली स्मॉल एम ब्लॉक के लिए? टेंशन। टेंशन फोर्स एक्चुअली में रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर। तो एनर्जी मेथड से जा रहे हैं तो टेंशन कैलकुलेट करने का हमको जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी जनरल डिस्प्लेसमेंट x पर इस ब्लॉक का वेलोसिटी था v। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक x डिस्प्लेसमेंट नीचे गया तो ये पुली कितना नीचे जाएगा? 2x। x/2 सर। 2x जाएगा या x/2? x/2। x/2। तो इसका वेलोसिटी v/2 अज्यूम किया जा सकता है। हाँ सर। ठीक है,
अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका कंसिडर किए, ब्लॉक का, तो एक्सीलरेशन किसका कंसिडर करेंगे, वो भी ब्लॉक का। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक गलती ये होता है यहाँ पर कि ब्लॉक का जैसे डिस्प्लेसमेंट x ले लिए, पुली का x/2 आ गया, फिर पुली का वेलोसिटी v मत ले लेना। जिसका डिस्प्लेसमेंट x लिया उसी का वेलोसिटी v लो, ताकि आप v का वैल्यू को dx/dt लिख पाओगे। ठीक है, तो ये पुली अगर x/2 नीचे गया तो क्या इस स्प्रिंग में भी x/2 का इलोंगेशन आया होगा ना, क्योंकि अपर एंड तो फिक्स्ड है। हाँ सर। ठीक, लेकिन ये पुली का सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी है v/2, इसके साथ साथ पुली घूम भी तो रहा होगा, है कि नहीं, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पुली को नोटिस करें, यहाँ पे इस पुली को फिर से देखिए, तो क्या इस पुली में हम बोल सकते हैं इस लेफ्ट पॉइंट स्ट्रिंग को अगर आप देखो यहाँ पर, तो स्ट्रिंग का लोअर एंड तो फिक्स्ड है, तो हमको पता है कि एक आइडियल स्ट्रिंग में अलोंग द स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी 0, तो क्या ये वाला पॉइंट का भी वेलोसिटी 0 होगा। हाँ सर। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, ये एक डिस्क है और डिस्क पे आपको एक पॉइंट मिल गया जिसका वेलोसिटी 0 है, तो इस पॉइंट P को क्या मैं ICR बोल सकता हूँ। बोल सकते हैं कि यही पॉइंट P ICR होना चाहिए। ठीक है, तो ये पुली यहाँ पे रोटेट भी कर रहा है अबाउट ICR, आप इसका एंगुलर वेलोसिटी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखो या ICR के अबाउट, दोनों के अबाउट सेम होता है ना। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है हमारे पास, वो है v/2, और ICR से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है r। तो याद है ICR के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में होता है, इसका मतलब इस बॉडी का हर एक पॉइंट क्या सर्कुलर मोशन में होता है अबाउट ICR, होता है। हाँ सर। तो क्या v/2 का वैल्यू मैं r टाइम्स ऑफ d थीटा बाई dt लिख सकता हूँ। समझ हाँ में आ सर। रही है चीज। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x निकालूंगा, तो d थीटा बाई dt को रिप्लेस करने के लिए तो एक इक्वेशन चाहिए मेरे को। ठीक है, अब अगर हम लोग टोटल एनर्जी लिखें इस सिस्टम में, तो एक हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और एक है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ k टाइम्स ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारे पास हाफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर। पुली का काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो अगेन ICR के अबाउट लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तो डायरेक्टली उसको लिख देते हैं हाफ इंटू 3/2 कैपिटल M R स्क्वायर इंटू d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर होगा। सो 1/8 टाइम्स ऑफ kx स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल M R स्क्वायर, d थीटा बाई dt को यहाँ से पुट कर दे रहा हूँ मैं v/2 r, तो v/2 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हाफ 3/16 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर आएगा। d थीटा बाई dt को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे v/2 r। समझ में आया क्या ये। सर हम लोग डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ICR के अबाउट लिख सकते हैं। ICR के अबाउट ही तो लिखे हैं, हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ICR। ब्लॉक का है हाफ mv स्क्वायर। हाँ, ये तो ब्लॉक का हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ ब्लॉक के लिए। तो ब्लॉक का तो ब्लॉक के लिए तो स्ट्रेट लाइन मोशन में है ना, तो रोटेट नहीं कर रहा, तो उसके लिए कौन सा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन वाला तो आएगा नहीं। हाँ सर सर। ये हो गया पुली के लिए। सो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, सो dE बाई dt इज 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली देखो अब कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक 2 का फैक्टर आएगा, सो 1/4 k टाइम्स ऑफ x इंटू वेलोसिटी v। टाइम इसी तरह से बचाना है एग्जाम में, एक एक स्टेप लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए अब। वैसे यहाँ पर करोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m इंटू वेलोसिटी v इंटू dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। यहाँ पर बनेगा 3/8 टाइम्स ऑफ कैपिटल M इंटू वी इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सो अगेन v का टर्म कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो इस एक्सप्रेशन को, तो 2kx प्लस
8 small m plus 3 capital M into A. So acceleration is minus of 2k by 8 small m plus 3 capital M into x. यही होगा. So acceleration proportional to x आ गया, ये टर्म ओमेगा स्क्वायर हो गया. सो टाइम पीरियड पता है. समझ में आ रहा है कुछ ये मेथड? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, आपको कोई ना किसी पेपर में, एडवांस पेपर में जरूर आएगा बाद में. आपके पैकेज का क्वेश्चन है तो पैकेज में भी ये तो आने का चांसेस है. सर हो हम गया? लोग का शेफलिंग टेस्ट का लेवल क्या होगा, मतलब मेंस या एडवांस या फिर? हाँ, लेवल मतलब एक दिन में 2 पेपर होगा, एक मेंस एक एडवांस. ओ ठीक है सर. सर ये रीशफलिंग टेस्ट के लिए होगा हाँ, रीशफलिंग टेस्ट सिलेबस पूरा रहेगा. और मेंस नहीं और फेस टेस्ट में भी वो एक फेस mains टेस्ट एक आपका नहीं होगा अलग से. थर्ड फेज में फेस टेस्ट नहीं होगा अलग से. ओ मतलब ये पहला जो मतलब फर्स्ट वीक में जो एग्जाम होगा वो भी रीशफलिंग टेस्ट ही होगा. हाँ, वो भी रीशफलिंग टेस्ट है. 4 अप्रैल को एक एग्जाम है और 11 अप्रैल को एक एग्जाम है. 4 अप्रैल को भी एक मेंस एक एडवांस का पेपर होगा. 11 अप्रैल को भी एक मेंस और एडवांस का पेपर होगा. चारों Full पेपर का syllabus. मार्क्स ऐड करके आपको 12th में बैच मिलेगा. सर एडवांस का एक ही पेपर होगा? हाँ, एक ही पेपर. तो 2 पेपर हो गया, दोनों दिन एक एक करके. अभी तक ये होता है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होगा तो हो और सकता है सर कि कोई एक दोनों पेपर कम हो जाए. दोनों रीशफलिंग टेस्ट में ही फुल सिलेबस आएगा 11th का. फुल सिलेबस आएगा. चारों एग्जाम में फुल सिलेबस होगा और चारों का मार्क्स ऐड करके आपका रैंक कैलकुलेट होगा. तो अगर आप एक एग्जाम कोई भी मिस कर जाओगे तो आपका टोटल मार्क्स कम हो जाएगा. ठीक है सर. रीशफलिंग टेस्ट थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब टफ इन द सेंस कि चारों पेपर का टोटल मार्क्स कंसिडर किया जाता है और सिलेबस भी पूरा रहेगा. ठीक है. तो इस अभी तक मेंस एडवांस 2 होता है, लेकिन अब अगर थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा तो आपको बता देंगे. लेकिन सिलेबस का तो कंफर्म, सिलेबस पूरा रहेगा आपका. ठीक है. सर आप कौन सा बैच लेते हैं 12th में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता. वो जब बैच बनेगा तब देखा जाएगा. ऐसा फिक्स थोड़ी होता है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर बैच ही हर साल लेता हूँ, ऐसा नहीं है. जैसे इस साल अगर पूछोगे तो इस साल मेरे पास सिर्फ A01 बैच था और वीकेंड का A06 बैच था. और कोई बैच में इस बार नहीं ले रहा था अभी 12th का. ठीक है. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन अगेन आप लोग ट्राई, क्वेश्चन को खुद से बनाओ. जितना क्वेश्चन खुद से बनाओगे ना तभी एग्जाम में पेन चलेगा. जितना क्वेश्चन मैं बनाऊंगा उतना आपका एग्जाम में मार्क्स कम हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन में करेंगे हम लोग, मैं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आप बनाना. ठीक है. तो ये ट्राई करना आप लोग इसको. अब देखो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं. जैसे मान लो कि मैं ग्रेविटेशन इसमें एक ऐड किया क्वेश्चन में. क्वेश्चन से सब इजी रहता है, कंसेप्ट को समझो कि कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर. तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक टनल हम लोगों ने बनाया यहाँ पे अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे. मास है इसका m, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है. एक पार्टिकल को पॉइंट ए से रिलीज कर दिया हमने इस टनल में, तो हमको बताना है पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो अब देखो, अगर मैं पॉइंट ए से पार्टिकल को रिलीज कर रहा हूँ तो टोटल एनर्जी याद है कि ग्रेविटेशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है. यहाँ तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज है इस पे, हाँ हाँ सर। है ना. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ये बताया जा सकता है कि पॉइंट बी पर भी डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए. हाँ सर। होना चाहिए ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है पॉइंट ए और बी पे. दोनों पॉइंट अर्थ का सरफेस वाला पॉइंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होना चाहिए, तभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम आएगा. अब देखो, इस पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 कहाँ पे होगा?
सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर पे होगा, क्योंकि सेंटर पे क्या फील्ड का वैल्यू 0 होता है। हाँ सर। सॉलिड स्फीयर में सेंटर पे 0 होता है, तो सेंटर पे फील्ड का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब पार्टिकल का नेट फोर्स पार्टिकल पे 0 हो जाएगा जब वो सेंटर सी को क्रॉस कर रहा होगा। इसका मतलब मीन पोजीशन पॉइंट सी हो सकता है, क्योंकि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर मान लो कि कोई जनरल डिस्प्लेसमेंट एक्स पर हम लोग जाएं, ठीक है, एक्स जनरल डिस्प्लेसमेंट पे हमको क्या मालूम है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए एट एनी जनरल डिस्प्लेसमेंट, क्या एक्सेलरेशन मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या, इस पॉइंट पर ग्रेविटी का वैल्यू ही तो एक्सेलरेशन है। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट एक्स पर जी का वैल्यू लिखें तो याद है सॉलिड स्फीयर के अंदर ये जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रेडियस का क्यूब इनटू एक्स होता है। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन तो प्रोपोर्शनल टू एक्स है ही, यही तो था। अब देखो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है, एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी है, और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ठीक है, सो ये वाला पार्ट टर्म जो है हमारे पास, इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। सो हमको टाइम पीरियड इसका मालूम है 2 पाई बाई ओमेगा, विच इज 2 पाई आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर बाई जी इंटू एम। ठीक, सो ए वाला पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी एसएचएम में 0 होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा एसएचएम का, आर। आर के इक्वल एम्पलीट्यूड हो गया। ए एक्सट्रीम पोजीशन है, वेलोसिटी 0 है, पॉइंट बी इज आल्सो एन एक्सट्रीम पोजीशन, वहां पर भी वेलोसिटी 0 है, तो एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है, T/2। टाइम पीरियड का हाफ T/2। सो यही हो जाएगा आंसर, पाई इंटू आर टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर बाई जी एम। समझ में? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैसे अप्रोच करना है एसएचएम के साथ, कैसे कंपेयर करना है वो हम लोग देख रहे हैं। हो गया ये? एक मिनट सर। अच्छा, ये टनल को अगर मान लो डायमीटर के अलोंग नहीं बना के किसी कॉर्ड के अलोंग बनाया जाता तब भी एसएचएम आता क्या? हाँ, उस केस में भी एसएचएम आएगा। हाँ सर, उस केस में कंपोनेंट जो होगा तो कंपोनेंट होगा अलोंग द टनल, वो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो कंपोनेंट करके देखना, अगेन इक्वेशन यही आएगा, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग द टनल निकालोगे सेम एक्सप्रेशन आएगा। ओमेगा में फर्क नहीं पड़ता कि आप टनल डायमीटर के अलोंग बना रहे हो या कॉर्ड के अलोंग बना रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर, हो गया। हो गया। देखो नेक्स्ट कुछ फ्लूइड्स ऐड करते हैं इसमें। देखो ये फ्लूइड्स वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रहता है यहाँ पे। क्या सर रहता, हाँ सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर कॉर्ड के अलग टनल करे तो मीन पोजीशन कहाँ होगा? हाँ, मेन पोजीशन कहाँ होगा? मेन पोजीशन के लिए फोर्स, अगर मान लो कि कॉर्ड के अलोंग टनल है तो फोर्स, नेट फोर्स 0 कौन से डायरेक्शन में देखेंगे, मतलब ये डिस्टेंस है डी, पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तब उस पर नेट फोर्स क्या टुवर्ड्स द सेंटर नीचे की तरफ लग रहा होगा, हाँ हाँ सर। सर। अलोंग द टनल तो नहीं लगेगा। नहीं सर। तो ये मेन पोजीशन होगा, क्योंकि पार्टिकल तो मूव कर सकता है अलोंग द टनल, तो फोर्स भी हम लोग देखेंगे अलोंग द टनल। तो अलोंग द टनल इस पॉइंट पे जब पार्टिकल रहेगा तो उस पे जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा सर। ठीक है, ये मेन पोजीशन हो जाएगा। सर हाँ सर, ये कॉर्ड अगर कोई एंगल पे रहे तब भी क्या एसएचएम होगा? हाँ, एंगल एंगल से क्या फर्क पड़ता है, अब मैं कॉर्ड को ऐसे बना दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये डायग्राम को घुमा के देख लो, यही तो है। ओ हाँ सर। ठीक है, कॉर्ड को किसी भी एंगल पे बनाओ। अच्छा, सो यहाँ पर देखो फ्लूइड्स में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अब
हो सकता है कि अगर कभी आपको बुक्स में मिले तो इस क्वेश्चन में एक डिस्क्रिपेंसी ये रहता है कि आप फोर्स मेथड से करते हो तो एक आंसर आता है और एनर्जी मेथड से करोगे तो एक अलग आंसर आ जाएगा, और ये नहीं पता कि कौन सा सही है। मतलब दोनों में कुछ गलती नहीं है। तो यहाँ पर आप जेई में एक बार क्वेश्चन आया है ऐसा, तो जेई में जो मेथड फॉलो करता है वही मेथड आप भी फॉलो करो। जेई यहाँ पर फोर्स मेथड फॉलो करता है, ठीक है। तो कोई ये अगर बोले कि एनर्जी में क्या गलत है, उसका कोई जवाब नहीं है कि क्या गलत है, क्योंकि अगर गलत होता हमको पता होता तो फिर अलग अलग आंसर का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए अभी एडवांस इस तरीके का फ्लूइड्स में एसएचएम का क्वेश्चन अवॉइड करता है, एडवांस नहीं पूछता है अब जल्दी। बट ठीक है, सर एक बार पूछा प्रैक्टिकल था, दो आंसर का तो कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस नहीं बनता है, हाँ। लेकिन गलती भी कोई ऐसा एक आगे भी होगा आपके पास, जब आप 12th में जाओगे तो मैग्नेटिज्म में भी एक बार ऐसा होता है कि फोर्स मेथड से, मतलब एक सेक्शन है फोर्स मेथड से करते हैं अलग आंसर आता है, एनर्जी मेथड से अलग आंसर आता है। अब किसमें सर दोनों में अगर हाँ आंसर अगर सर अलग आ रहा है मतलब कोई एक मेथड में कुछ तो गलती होगा ना। हाँ, लेकिन वो पता नहीं क्या है। अच्छा सर, मतलब गलती हो सकता है पर हमको अभी तक पता नहीं। हमको पता नहीं क्या गलती है। मतलब ऐसा ही एक एचसी वर्मा में एक क्वेश्चन, अब देखो आप, चलो ठीक है, आप कोई जनरल बुक पढ़ते हो वो लोग गलत लिख दिए कर दिया अलग बात है। मैं आपको एक क्वेश्चन, आपको 12th में अगेन एक क्वेश्चन आता है, एचसी वर्मा में अलग आंसर है, इरोडो में अलग आंसर है, और दोनों सही है। समझ रहे? ऐसा होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस अगर कभी आपके पास आए, फिजिक्स है ना, फिजिक्स में हो ही सकता है, आपका कुछ अलग सोच है, मेरा कुछ अलग सोच है, तो मैं अपने को आंसर को जस्टिफाई करूंगा, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो। अगर मैं नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ कि आपके आंसर में क्या गलत है तो वो भी सही है, आप अगर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि मेरे आंसर में क्या गलत है, मैं भी सही हूँ। तो वही चीज है, तो यही तो खास बात है फिजिक्स का। तो होगा ऐसा, तो ऐसा कभी हो तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जे इस तरह का एम्बिगुअस क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन मेंस का भी पूछ लेगा अगर, तो आप यहाँ पर हमेशा फोर्स मेथड को हम लोग यूज करेंगे। अब देखो फोर्स मेथड क्या है यहाँ पर, कैसे हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे हमको टोटल मास मान लो कि मालूम है, इसमें आपको टोटल मास गिवन है इस लिक्विड का स्मॉल एम, अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लिक्विड अगर यहाँ पर आप फिल कर दोगे तो ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेगा दोनों ट्यूब्स में। कंसेप्ट में यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा क्वेश्चन में, कि अभी मैं यहाँ पे दोनों ट्यूब्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेम बोल रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि एक एरिया को मैं ए कर दूं, दूसरे को a/2 कर दूं, या 2a कर दूं, ठीक है, अलग अलग एरिया कर सकता हूँ। तो आपको ये समझना है कि कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लो कि मैं लेफ्ट वाला फ्री सरफेस को थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाय सम वैल्यू x। अब अगर दोनों लिम्स का एरिया सेम है तो क्या राइट वाला जो फ्री सरफेस था वो भी x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा? हाँ सर। कैसे आएगा ये, हाँ सर। कैसे हुआ? सर पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ नहीं, वॉल्यूम कंजर्वेशन, सिंपल। सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इनकम्प्रेसिबल है इसलिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ तो कुछ मूव ऐसा, मतलब हम जस्ट डिस्प्लेस करके रुक गए, तो x से डिस्प्लेस करेंगे तो ये भी x ऊपर जाएगा, ये हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से बोल सकते हैं, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, जितना वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ उतना यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर एरिया अलग अलग होगा तो कर सकते हो कितना ऊपर जाएगा राइट लिम में, वॉल्यूम कंजर्व करके। जैसे इसका एरिया अगर मैं 2a कर दूं, x/2 हो जाएगा। x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अब इसके बाद अगर मान लो कि मैं यहाँ पर लिक्विड अगर सेम सरफेस पे रहता, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर ये दोनों फ्री सरफेसेस था, तब तो कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं था, लिक्विड रेस्ट पे था। आपने जैसे ही एक एंड को डिस्प्लेस किया, क्या यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, और वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ दिस कॉलम ऑफ लेंथ 2x। ये कॉलम का लेंथ भी x होगा यहाँ पर, हाँ सर। ठीक है। तो आप सोचो जब सेम लेवल पर लिक्विड था तब तो कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप लिक्विड को फिल करोगे ऐसे एक ट्यूब में, ठीक है, एक एंड को नीचे रख दोगे एक एंड को ऊपर रख दोगे, तो क्या ये रेस्ट पे रहेगा? नहीं सर। नहीं रहेगा ना। तो क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज देयर इज एन अनबैलेंस ऑफ फोर्स क्रिएटेड बाय दिस कॉलम, ठीक है। ये कॉलम का एक वेट है जो इस पूरे लिक्विड को ऐसे मूव कराएगा। समझ में आ रही चीज?
तो यहाँ पर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, और वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, कौन सा फोर्स है, वो है वेट, एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज बिकॉज ऑफ द कॉलम ऑफ लेंथ 2x। ठीक है, x की वजह से नहीं, 2x, ये टोटल कॉलम। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वेट of column 2x is the restoring force। ठीक है, अब ये रिस्टोरिंग फोर्स अब किस डायरेक्शन में जाएगा? जैसे ये लेफ्ट वाला कॉलम को अगर मैं देखूं तो लेफ्ट में जब मैं एक्स के डायरेक्शन, एक्स नीचे डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा ना, इसको रिलीज कर दोगे तो ऐसे सिस्टम ऊपर जाएगा। तो ये वाला जो लिक्विड यहाँ पर है, क्या इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा इसे? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, रिस्टोरिंग फोर्स विच इज द वेट डिवाइडेड बाय कौन सा मास आएगा, 2x वाला कॉलम का मास आएगा या टोटल लिक्विड का मास आएगा? सर 2x वाला कॉलम का आएगा। नहीं, टोटल मास आएगा। जैसे आप मान लो एक ब्लॉक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक ब्लॉक है m और 2m, तो अगर मैं m पर एक फोर्स लगाऊं तो क्या आप इसका एक्सेलरेशन f/m बोलते हो या f/3m बोलोगे? F/3m। मास तो टोटल लोगे ना सिस्टम का। हाँ सर। एटवुड मशीन ले लो, एटवुड मशीन में जो एक्सेलरेशन लिखते हैं ब्लॉक्स का, वो ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करते हैं या इंडिविजुअल ब्लॉक्स का मास होता है? वो टोटल मास। टोटल मास होता है। तो हमेशा एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिस्टम का तो टोटल मास लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास आएगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स 2x कॉलम का रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वेट, और वेट हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू 2x इंटू g, यही होगा। हाँ सर। ठीक है, डिवाइडेड बाई m। सो दिस इज 2 रो Ag बाई m इंटू x। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट सेंस में था, और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ SHM, जहां पर ये टर्म हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या ये? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर इसमें एनर्जी मेथड से क्या आंसर आता है? एनर्जी से 2 का फैक्टर नहीं आता है। एक मिनट सर, ये लिख रहे हैं। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन करते हैं कि एक लिम्ब को मैं किसी एक एंगल पे कर देता हूँ। तो अब समझो इसमें क्या करेंगे। देखो, अप्रोच उसी तरीके से लेंगे, लेकिन छोटा छोटा एक वेरिएशन आएगा। जैसे अगर मान लो कि मैं लेफ्ट कॉलम को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में x। ठीक है, तो इसकी वजह से जो राइट में फ्री सरफेस था ये भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर ये x ऊपर जाएगा क्या? क्या ये लेंथ x होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? नहीं सर। नहीं बोल सकते। मान लेते हैं ये y है, तो पहले तो x और y में एक रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये जरूर बोला जा सकता है कि वॉल्यूम सेम होगा, जितना वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक है, अब जब हमको बोल रहा है कि ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो मैं इस ट्यूब को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया A मतलब क्या, हम लोग ये वाला एरिया समझते हैं, हाँ हाँ सर। सर। है ना? हॉरिजॉन्टल वाला एरिया तो नहीं होगा ना, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ। तो लिक्विड का सरफेस कैसे राइज किया? पहले यहाँ पर था लिक्विड सरफेस, राइज करके ऊपर चला गया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे राइज हुआ है लिक्विड का।
इस लेंथ को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं y। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आपको लिक्विड का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, क्या ये एक पैरेललोपाइप है? यही होता है पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप जानते हो? नहीं सर। पैरेललोग्राम होता है ना जैसे, तो वो एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अब इसी को आप 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो, तो ये अच्छा जो सर। ऊपर सरफेस था उसको ऐसे कर्व्ड सरफेस, सर्कल जैसा बना दो ये दोनों सरफेस को, तो ऐसे ये हो गया पैरेललोपाइप। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या होता है मालूम है आपको? ये वॉल्यूम को इक्वेट करना है ना, लेफ्ट साइड से कितना वॉल्यूम हमने फ्री किया, क्या a इंटू एक्स, यही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ यहाँ पे, उतना ही वॉल्यूम हाँ यहाँ सर। पे राइज होना चाहिए। मतलब ये वाला पैरेललोपाइप का वॉल्यूम चाहिए, तो वो वॉल्यूम मालूम है क्या क्या होता है? देखो सरफेस एरिया इंटू हाइट, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, यहाँ पर एंगल क्या, ये वाला एंगल समझ में आ रहा है, थीटा है। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि आपको वर्टिकल के साथ इंक्लिनेशन, ये वाला इंक्लिनेशन थीटा दे दिया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया है, क्या ये सरफेस एरिया हम a बाय कॉस थीटा बोल सकते हैं इस ट्राइंगल से? ये तो 90 डिग्री एंगल है। हाँ सर। ठीक है, तो वॉल्यूम पैरेललोपाइप का हो गया सरफेस एरिया इज a बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय हाइट y। ठीक है, सो y का वैल्यू है x कॉस थीटा। समझ में आया क्या कैसे यूज करें? तो छोटा सा एक मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग अगेन रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर इसको आप एक्सटेंड कर दो इस लाइन को यहाँ पर, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या, ये पूरा कॉलम आपको जो दिखाई दे रहा है राइट में, ये पूरा शेडेड कॉलम, इसका वेट होगा रिस्टोरिंग फोर्स। जो अनबैलेंस क्रिएट हुआ था यहाँ पर भी वही था ना, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया था हमने, इसके ऊपर जितना कॉलम था वो पूरा रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पर भी राइट में ये पूरा कॉलम रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा, शेडेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, लेकिन इस शेडेड पोर्शन में ये नीचे वाला जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लेंथ क्या एक्स के इक्वल है? हाँ। आपने तो जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, तो लेंथ तो वही रहेगा एक्स। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर ये है कि इस कॉलम का वेट रिस्टोरिंग होगा या वेट का एक कंपोनेंट अलोंग द ट्यूब वो रिस्टोरिंग होगा? सर वेट का कंपोनेंट component अलोंग द ट्यूब। कंपोनेंट अलोंग द ट्यूब होगा, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट अलोंग द ट्यूब जो कंपोनेंट है वो रिस्टोरिंग है। ठीक है, सो यहाँ पर ये एंगल है, ये वैल्यू है थीटा, और ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल थीटा है। सो W cos थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया क्या ये? हाँ सर। ठीक है, तो W cos थीटा अगर लिखेंगे तो मतलब अगर वेट लिखना चाहूँ मैं, तो वेट क्या लिखूंगा? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे को समझ में आ गया था कि a बाई कॉस थीटा है, तो a बाई कॉस थीटा इंटू टोटल हाइट x प्लस वाई हो जाएगा वेट। हाँ सर। ठीक है, सो a बाई कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, यही हो जाएगा वेट। इसका फिर से कॉस थीटा का टर्म, सो कॉस थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बन गया, ए रो जी। यहाँ पे y को मैं पुट कर दे रहा हूँ x के टर्म्स में, सो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स। तो अगर मैं इसको टोटल मास ऑफ द सिस्टम m से डिवाइड कर दूँ तो क्या यही एक्सेलरेशन होगा? हाँ सर। ठीक है, सो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x आ गया, दिस टर्म इज ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या ये? एक ट्यूब को थोड़ा सा एंगल पे चेंज करने से काफी सारा चीजें इन्वॉल्व हो गया क्वेश्चन में। सर ऐसा कर सकते हैं कि अंदर का लिक्विड को डिस्प्लेस करें और बाहर ट्यूब एसएचएम करें। मतलब ट्यूब ऐसे चमक रहे और लिक्विड डिस्प्लेस करे, मतलब सर इधर थोड़ा सा लिक्विड डिस्प्लेस किए तो राइट वाला जो इंक्लाइन कॉलम है उसमें वेट थोड़ा सा लिक्विड का बढ़ गया, तो वो भी तो थोड़ा सा मतलब टिल्ट हो जाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उधर तो थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा कॉलम थोड़ा ट्यूब सा, क्यों टिल्ट होगा? ट्यूब तो फिक्स है। अगर उसको हिंज कर सकते। हिंज नहीं है, ये पूरा एक ही ट्यूब है।
ठीक है सर, समझ गया। एक ट्यूब कैसे और कैसे बेंड होगा? ट्यूब तो बेंड नहीं होता है। एक ट्यूब में पानी भरोगे तो ट्यूब बेंड थोड़ी हो जाएगा। सर हाँ। सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन में जाएंगे। हम्म, सर इसमें हम 2x सर लिख रहे हैं, पर सर हम तो m मतलब टोटल मास कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम टोटल फ्लूइड को कंसीडर करें तो डिस्प्लेसमेंट तो x है ना। नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स देखना है ना कौन सा है। ये लेफ्ट हैंड को एक्स से डिस्प्लेस किया तो राइट हैंड भी तो एक्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। हाँ सर, सर पर हम मास जो ले रहे हैं वो तो पूरा फ्लूइड का मास ले रहे हैं। हम्म, तो वो सर अगर पूरा फ्लूइड का मास ले तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो x ही है ना। हाँ, नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो अगर हम लेफ्ट में x कंसीडर कर रहे हैं और राइट में x कंसीडर कर रहे हैं, वैसे तो 2x जो लिख रहे हैं हाँ वैसे ठीक है, हाँ समझ गया। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, किसी भी लिखो, कोई भी पार्टिकल वो का तो देखो। 2x सो जो वो जो सर 2x लिख रहे हैं वो x नहीं होगा फिर। नहीं, एक्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट से रिस्टोरिंग फोर्स का क्या लेना देना है? जरूरी सर थोड़ी है कि जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी के प्रोपोर्शनल हमारे पास फोर्स रहेगा हमेशा। टोटल हमको तो रिस्टोरिंग फोर्स देखना है। आपको एसएचएम में क्या देखना है? एसएचएम में आपको देखना है कि मेन पोजीशन से मैं एक्स डिस्प्लेस कराऊंगा तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। अब वो प्रोपोर्शनल वैल्यू 2 है या 3 है, वो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। तो वो सिर्फ एक्स ही होगा ऐसा तो नहीं, जरूरी नहीं है। वो 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है। वो तो रिस्टोरिंग फोर्स देखना पड़ेगा। हाँ सर। रिस्टोरिंग फोर्स एक्स कॉलम की वजह से तो क्रिएट नहीं हो रहा, हो तो 2x की वजह से हो रहा है। अगर मान लो ये दोनों एरिया अलग अलग होता तब क्या बोलते हैं? तो सर अलग अलग ऐड करना पड़ता तो। हाँ, जैसे मान लो कि मैं इसका एरिया ए कर दूं, इसका एरिया 2a कर दूं, इसको आप x से डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये ऊपर जाएगा x/2 से, है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? एज अ होल सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट x हुआ या 2x हुआ? यहाँ पे तो सेम था तो आप बोल दिए कि हर एक पार्टिकल x से मूव किया, इसमें क्या बोलोगे? हाँ सर, तो हम वहाँ जो वो डेंसिटी इंटू a इंटू 2x वो तो कर रहे हैं, वो तो सर मास के लिए कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर मास लिखे तो रो इंटू ax प्लस ax होगा, 2x हो रहा है। हाँ, तो यहाँ सर पर अगेन यही वाला कॉलम का बस मास लेना है आपको, ये वाला कॉलम का। ओ हाँ सर, हाँ सर, यहाँ भी तो 2x ही हो रहा है। 2x ही हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? x बोलोगे या x/2 बोलोगे? सर यहाँ पर तो वैसे नहीं बोल सकते। है ना। तो इस तरह यहाँ पे सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया था, इसीलिए आप वाला कंसेप्ट बोल दिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो x हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट x हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिस्टोरिंग फोर्स भी फिर वो x के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, x के इक्वल हाँ नहीं सर। आना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, समझ गए। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को और? नहीं है? ठीक है, तो यही है चैप्टर आपका एसएचएम वाला यहाँ तक। जो क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली एडवांस का अगर आप देखोगे तो यही सब है। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, जैसे मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। हर 1-2 साल में क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था। तो 2 पार्ट हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ एसएचएम। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन आप नेक्स्ट चैप्टर में वेव्स में आपको बहुत काम आएगा ये। 12th में वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम आएगा। सो एडिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। एडिशन ऑफ एसएचएम का मतलब है कि एक पार्टिकल को मैं जब कुछ भी 2 एसएचएम प्रोवाइड कर दूं, तो पार्टिकल ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग एसएचएम के करस्पॉन्डिंगली वो ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि एक ही टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल 2 जगह तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि वो दोनों एसएचएम्स को हम सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज करना मतलब कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना उन दोनों एसएचएम का। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगा उसके करस्पॉन्डिंगली पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो हमारा एम यहाँ पर ये होगा कि मैं 2 एसएचएम अगर दे दूं पार्टिकल को, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल का नेट ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक। अब इसमें फिर से हम 2 केस बना सकते हैं। आप जो 2 एसएचएम प्रोवाइड कर रहे हो पार्टिकल को, वो दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। सेम डायरेक्शन मतलब कि सेम एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड कर सकते हो। दोनों को आप एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड करो या दोनों को वाई एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड करो। या फिर सेकंड केस हो सकता है, एक एसएचएम में दे दूं एक्स एक्सिस के अलोंग, एक एसएचएम दे दूं वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सर एक ही पार्टिकल को मतलब एसएचएम एक्स एक्सिस के लोग एक वाई एक्सिस के लोग कैसे दे? दे सकते हो आप। एक पार्टिकल पे एक फोर्स इधर लगाओ 2x,
या -2x, एक फोर्स इधर लगाओ -3y, तो वो तो रिजल्टेंट की तरफ जाए। रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल कौन सा इक्वेशन, मतलब उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा, पार्टिकल का एक्चुअल मोशन का इक्वेशन क्या होगा। हाँ ठीक सर है, समझ। सो यहाँ पर हम एडिशन ऑफ 2 SHMs के बारे में अभी बात करेंगे। तो 2 SHMs, इसको फिर जनरलाइज करूंगा मैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है। सो 2 SHMs इन सेम डायरेक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सेम डायरेक्शन मतलब ये नहीं है कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मान लेते हैं एक इक्वेशन हम लोगों ने दिया SHM का, x1 = a1 sin ओमेगा t, और दूसरा SHM मैंने प्रोवाइड किया x2 = a2 sin ऑफ ओमेगा t + 5। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाला बात है कि मैंने ओमेगा दोनों में सेम रखा है। ठीक है, दोनों SHM का ओमेगा सेम है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसका रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों SHM का, मतलब कि पार्टिकल कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा। सर हाँ, सर x1 में आपने सिर्फ साइन ओमेगा टी दिया, लेकिन x2 में साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्यों किया? इनिशियल फेज डिफरेंस तो कुछ हो सकता है SHM में, तो मैंने एक का फेज 0 ले लिया, एक का फाई ले लिया। अगर आप एक का φ1 लोगे, एक का φ2 लोगे, तो मान लो कि मैं φ2 - φ1 को फाई बोल रहा हूँ। ठीक है सर। सो इन दोनों को ऐड करना है हमको। तो ऐड करने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि a1 sin ओमेगा t है। देखो, ऐड करने का मतलब क्या है कि फाइनल SHM भी कुछ इस इक्वेशन का या इस फॉर्म का आना चाहिए ना, a sin ऑफ ओमेगा t + डेल्टा, ऐसा फॉर्म आना चाहिए ना। इसी फॉर्म का तो आएगा, तभी तो SHM बोलोगे हाँ उसको। सर। सो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। एक है a sin ओमेगा t, दूसरा टर्म को मैं साइन ऑफ a + b का यूज करके इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस a2 cos ओमेगा t sin phi। सो यहाँ से sin ओमेगा t का जो कोएफिशिएंट्स है उसको कलेक्ट करते हैं। सो a1 + a2 cos phi इंटू sin ओमेगा t प्लस a2 sin phi इंटू cos ओमेगा t। ठीक है, तो याद है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा को कैसे सॉल्व करते हैं, याद है क्या? पहला टर्म आता √(a² + b²), नहीं याद है? सर इसका एक मिनिमम वैल्यू आता है √(a² माइनस मिनिमम एक्स नहीं, जनरल इक्वेशन उसका लिखेंगे। तो √(a² + b² इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज tan इनवर्स ऑफ b/a। नहीं पढ़े? ठीक है, देखो a² + b² अगर करेंगे तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या बनेगा इक्वेशन, ये हो जाएगा a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi, ये बनेगा। ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा, वेयर tan डेल्टा होता है cos थीटा का कोएफिशिएंट, मतलब a2 sin phi डिवाइडेड बाय sin थीटा का कोएफिशिएंट विच इज a1 + a2 cos phi। ठीक है, सो ये जो टर्म, कंप्लीट टर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म, क्या यही नेट एम्पलीट्यूड है SHM का a? ठीक हाँ है, तो सर। ऐसा इक्वेशन तो वेक्टर्स में पढ़े थे, हाँ सर। है ना, वो जहाँ पर a1 सिंगल a2 दो वेक्टर हो जिनके बीच में एंगल फाई हो, और ये tan डेल्टा याद है, वहां पर रिजल्टेंट का एंगल आया था हाँ सर। फ्रॉम द वेक्टर a1। तो इसका मतलब कि मैं इस चैप्टर को या दो SHM को ऐड करने के लिए वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कि इसको हम अज्यूम करने का कोशिश करेंगे कि हाइपोथेटिकल केस है, एक्चुअली में एम्पलीट्यूड जो है वो सब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हम लोग अज्यूम करेंगे कि मान लो a1 a2 एक वेक्टर होता, ठीक है, a1 a2 एक वेक्टर होता, तब उस केस में हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं।
जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो कुछ चीजें और ध्यान रखने का जरूरत है। अब देखो कि दो इक्वेशन था तब तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व कर लिए, 3 होता 4 होता तब तो एग्जाम में करते रह जाओगे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व, है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। तो इसीलिए हम लोग कभी भी ये अप्रोच नहीं लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला अप्रोच। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहला चीज कि जब आप दो एसएचएम या दो से ज्यादा एसएचएम्स को ऐड करोगे तो जो साइनसॉइडल टर्म आपको दिख रहा है ये हमेशा साइन रहना चाहिए, कॉस के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। अगर कॉस के टर्म्स में आएगा तो उसको साइन में पहले कन्वर्ट करना है हमको। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि रिप्रेजेंट टू एसएचएम साइनसॉइड्स। एसएचएम एज साइनोसॉइड्स, ठीक है, ये पहला चीज होना चाहिए। दूसरा, ओमेगा टी टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। ओमेगा टी का टर्म पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब कि अगर आपको मिल जाए साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस ओमेगा टी तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सच दैट ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाए। तो देखेंगे कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो एक हो गया कि साइनोसॉइड्स के टर्म्स में रहना चाहिए। दूसरा है साइनसॉइड्स कि मतलब साइन का फंक्शन रहना चाहिए, कॉस का नहीं, ठीक है। और ओमेगा टी का टर्म पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने बोल दे फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 SHM। तो सब्ट्रैक्शन के लिए रिजल्टेंट का कोई मेथड नहीं है, आपको इस माइनस साइन को पहले पॉजिटिव साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स या एडिशन ऑफ 2 SHM, ठीक है। दोनों SHM का एडिशन में इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? तो देखो फाई के बेसिस में अगेन यहाँ पे दो वेक्टर्स की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो फाई का बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड भी ऑब्वियसली वेरी करेगा। जैसे मान लो कि फाई का वैल्यू अगर 0 हो जाता तब जो एम्पलीट्यूड आता हमारे पास ए, क्या ये A1 प्लस A2 आता? आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ तो सर अगर फाई का वैल्यू 0 होता है तब उस टाइम पे एम्पलीट्यूड हमको मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को फाई क्या है यहाँ पर आप बोल सकते हो, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 SHM। ये ओमेगा टी का टर्म को फेज बोलते हैं हम लोग, साइन के अंदर जो टर्म रहता है यार उसको फेज बोलते हैं पूरा। हाँ तो यहाँ पे हाँ क्या फेज डिफरेंस है फाई, मतलब कि आप x2 का फेज को सब्ट्रैक्ट कर दो अगर x1 का फेज से तो आपको फाई मिलेगा ना। सो फाई इज द इनिशियल फेज ऑफ x2 एंड ऑल्सो इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 SHMs। तो अगर फाई का वैल्यू 0 होता है तब हम बोलते हैं दैट 2 SHMs आर इन फेज, ठीक है। वी से दैट द SHMs आर इन फेज। अगर फाई का वैल्यू पाई होता है आउट ऑफ फेज तो हाँ एम्पलीट्यूड हमको मिनिमम मिल जाएगा जिसका वैल्यू मॉड ऑफ A1 माइनस A2 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम बोलते हैं 2 SHMs आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब कि इन दोनों का SHM, अगर आप दोनों का एम्पलीट्यूड को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो तो वो दोनों ऑपोजिट सेंस में होगा, कैंसिल आउट करने का कोशिश करेगा। अगर देखो कि फाई का वैल्यू पाई होता और A1 इक्वल टू A2 होता, ठीक है, इसी केस में अगर मान लो कि A1 इक्वल टू A2 होता हो जाता तब उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता वो 0 हो जाता। हाँ सर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब क्या हो गया, आपने 2 SHM दिया पार्टिकल को लेकिन पार्टिकल रेस्ट भी रह गया, है ना। मतलब पार्टिकल का जो रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन है वो 0 हो गया। तो 0 होने का मतलब पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट, तो दोनों SHM एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, रिमेन्स एट रेस्ट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है इसको अभी हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा है, वेव्स में इसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन फेज आउट ऑफ फेज ये सब क्या चीज है। समझ में आया यहाँ तक?
नेक्स्ट पेज में चले। सर एक मिनट रुक जाइए। सो देखो यहाँ पर हम लोग वेक्टर्स की तरह जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है, मतलब कि हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो एम्पलीट्यूड्स है वो एक्चुअली में कोई वेक्टर बन गया। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कंसिडर द एम्पलीट्यूड्स एज वेक्टर क्वांटिटीज। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या लेंगे हम लोग? जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द SHMs, फेज डिफरेंस between the SHM is the angle between the vectors. ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कंसिडर किया एक SHM x1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, इसमें हमको ऐड करना है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो दो टर्म्स है इसको हम लोग बोलते हैं फेज। दिस इज द फेज फॉर SHM1, दिस इज द फेज फॉर SHM2। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर हो गया फाई, तो एंगल यहाँ पर बिटवीन द वेक्टर्स हो जाएगा फाई। तो जब हम वेक्टर्स बना रहे हैं तो एक वेक्टर हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ठीक है, राइट की तरफ। और ये कौन सा वेक्टर होगा, कैसे चूज करेंगे? जिसका फेज छोटा है, ठीक है। एक है ओमेगा टी, एक है ओमेगा टी प्लस 5। तो जो स्मॉलर फेज वाला SHM है वो हम लोग रेफरेंस कंसिडर करेंगे। दिस विल बी आवर रेफरेंस वेक्टर। सो रेफरेंस लेना किसको है? दिस इज द SHM with smaller phase। ठीक है। अब दूसरा SHM का इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, क्या आप बोल सकते हो कि रेफरेंस वाला जो फेज है हमारे पास ओमेगा टी, क्या ओमेगा टी से फाई एंगल ज्यादा है? ऐसा बोल सकते हैं। SHM2 का जो फेज है वो SHM1 से फाई एंगल ज्यादा है। हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग जो भी एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे दोज एंगल्स विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो क्योंकि SHM2 फाई एंगल ज्यादा है तो हम लोग SHM2 को इधर बनाएंगे। ठीक है। तो ये वेक्टर हो जाएगा A1 एम्पलीट्यूड का, मैग्नीट्यूड का, और ये वेक्टर हो जाएगा A2 मैग्नीट्यूड का, एंड दिस इज द एंगल फाई। क्लियर है ये पॉइंट? सो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड अभी हम लोगों ने देखा, ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का एंगल हम लोग रेफरेंस से देखेंगे, तो इसीलिए रेफरेंस पहले डिफाइन करना जरूरी है। तो रेफरेंस से मान लो ये एंगल है डेल्टा, तो हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे क्या? हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे एम्पलीट्यूड हो गया A इंटू साइन ऑफ, इसका फेज हम लोग क्या लिखेंगे? पहले जो रेफरेंस आपने लिखा था उसका फेज यहाँ पे लिखो, तो वो फेज है ओमेगा टी। उसमें फिर ऐड करेंगे हम लोग डेल्टा, क्योंकि हम लोग को पता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट आया हमारे पास वो रिजल्टेंट रेफरेंस से डेल्टा एंगल ज्यादा है। समझ में आई क्या ये बात? हाँ सर। ठीक है। और ये डेल्टा का वैल्यू आप वेक्टर्स में निकाल सकते हो। A2 वाला फेज जो वेक्टर है उसको आप ब्रेक कर सकते हो कंपोनेंट्स में, तो A2 sin फाई डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos फाई हो जाएगा हमारे पास tan डेल्टा का वैल्यू। हाँ सर। ठीक है। तो इस तरह से ऐड करना है। तो जो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपको और समझ में आएगा कैसे ऐड करना है। x इक्वल टू सर इसको 4 फेजर डायग्राम बोलते हैं क्या? साइन, नहीं ये फेजर नहीं है,
फेजर अलग होता है, वो रोटेटिंग वेक्टर्स होता है। 30 डिग्री प्लस 3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ऐड करो इन दोनों एसएचएम को। तो रेफरेंस किसको लेंगे हम लोग? ये हो गया फेज ऑफ SHM1, दिस इज द फेज फॉर SHM2। रेफरेंस पहला वाला लेंगे सर। पहला वाला लेंगे और फेज डिफरेंस कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है हमारे पास। रेफरेंस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्मॉलर फेज वाले को। तो पहला वाला यहाँ पर रेफरेंस बनेगा और दूसरा फेज 90 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 और यहाँ पे बन जाएगा 3 वाला। तो यहाँ पे आप लिख लो कि इसको हम लोगों ने कौन सा फेजर वाले को लिया है। तो ओमेगा टी प्लस 30 फेज वाले को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 हो गया और ये एंगल तो 37 डिग्री हो गया। सो रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो गया 5 इंटू साइन ऑफ, जिसको रेफरेंस लिए पहले उसका पूरा फेज लिख दो। तो ओमेगा टी प्लस 30 हो गया हमारे पास रेफरेंस का फेज, फिर उसमें ऐड करेंगे 37 डिग्री। समझ में आई? हाँ सर। नेक्स्ट चले क्या? सर हमेशा हम कम फेज वाले को ही रेफरेंस लेते हैं। हाँ, एक से जनरल रूल आप बना सकते हो, इससे गलती नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है सर। ठीक है, मेथड्स देखो बहुत सारा रहता है, लेकिन कोई है कि एक चीज को स्टैंडर्ड करके करोगे तो क्वेश्चंस बनेगा वही चीज। कुछ और वेरिएशंस इसमें करते हैं। x इक्वल टू 3 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30। तो पहले इस एडिशन सब्ट्रैक्शन को कन्वर्ट करो एडिशन में। कैसे करेंगे? एडिशन में भी कन्वर्ट करना है और ध्यान रखना ओमेगा टी का टर्म पॉजिटिव भी रहना चाहिए। तो क्या किया जा सकता है? सर 210 डिग्री हो जाएगा। हाँ, इसमें जो वैल्यू है इसमें पाई ऐड कर देने से हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारे पास फेज फॉर SHM1 और ये पूरा टर्म हो गया फेज फॉर SHM2। तो फेज यहाँ पे पहला SHM का स्मॉलर फेज है, तो इस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया उसको। तो ओमेगा टी वाले SHM को हमने रेफरेंस लिया है, ये हो गया 3। दूसरा वाला यहाँ पर 210 डिग्री आगे है, यहाँ पे 210 डिग्री ज़्यादा है इसका फेज। तो 210 डिग्री मतलब इधर बनेगा, ये वाला एंगल होगा ना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखो। ये हो गया हमारे पास 4 मैग्नीट्यूड का। सो एंगल यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 150 डिग्री हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप इन दोनों का, इधर आ जाएगा। सो ये रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है। एंगल्स पता है दोनों वेक्टर्स के बीच में। आ रही है √25 - 12√3। हाँ सर। सर ठीक है,
अब मान लो रिजल्टेंट यहाँ पे रेफरेंस के साथ डेल्टा एंगल बना रहा होता, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे ये साइन ऑफ रेफरेंस का, पहले हम लोग फेज लिख लेंगे तो वो है ओमेगा टी। लेकिन अब यहाँ पर डेल्टा ऑपोजिट सेंस में अगर हम रेफरेंस से मेजर कर लिए तो क्या इसको माइनस डेल्टा कर दें? ये समझ में आया? हाँ। क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव लेते हो ना, तो क्लॉकवाइज को माइनस कर दिया हमने। डेल्टा का वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पर, डेल्टा आ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक और करते हैं। इसमें निकालो। साइन में कन्वर्ट करना ओमेगा टी पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई बता सकता है मैं ओमेगा टी पॉजिटिव के लिए क्यों बोल रहा हूँ? सर क्योंकि ओमेगा होता है √/k/m, और वो नेगेटिव हो नहीं सकता, और टी भी नेगेटिव टाइम तो नहीं, ओमेगा टी, ओमेगा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओमेगा तो पॉजिटिव है, बोल रहा हूँ ओमेगा टी का टर्म नेगेटिव, कोई मतलब उसका कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। ओमेगा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओमेगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। क्लॉकवाइज हो जाएगा। नहीं, आप सोचो कि अगर एक SHM लिख दिया जैसे यही वाला, ये ओमेगा टी होता और यहाँ पे 30 माइनस ओमेगा टी हो जाता, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता? तो सर फेज डिफरेंस में भी ओमेगा टी का टर्म आ जाएगा। फेज डिफरेंस में भी ओमेगा टी आएगा। फेज डिफरेंस हम बोल रहे हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब सोचो एंगल बिटवीन द वेक्टर भी टाइम के साथ बदलने लगे तो कैसे लिखोगे रिजल्टेंट? नहीं लिख पाएंगे ना फिर। तो इसीलिए हम ओमेगा टी का टर्म को पॉजिटिव रखते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए हमेशा जब आप फेज डिफरेंस लिखो। ठीक है, सो इसको हम 6 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30, इसको 6 साइन ऑफ, इसको π/2 माइनस ओमेगा टी नहीं करके ओमेगा टी प्लस π/2 कर सकता हूँ। हाँ सर। हाँ तो फेज डिफरेंस कितना हो गया है यहाँ पे? 60 डिग्री। 60 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, और स्मॉलर फेज है हमारे पास ओमेगा टी प्लस 30। तो इस तरह से दो वेक्टर्स हो गया। रेफरेंस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं किसको? ओमेगा टी प्लस 30 वाले को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड है 6, और दूसरा वाला SHM यहाँ पर 60 डिग्री आगे है और इसका भी मैग्नीट्यूड 6 है। तो दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का एट एन एंगल 60 डिग्री, क्या रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है? हाँ सर। बस ठीक है, 6√3। सो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन और एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा। हाँ सर। सो 6√3 साइन ऑफ, पहले रेफरेंस का पूरा फेज लिख लो ओमेगा टी प्लस 30, फिर ऐड कर देंगे इसमें और 30 डिग्री। समझ में आया क्या ये? हाँ सर। ठीक है, अब देखो जब मेंस में क्वेश्चन आता है यहाँ से तो बहुत रेयर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्या कैसा क्वेश्चन मिलेगा? देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो बताता हूँ। सपोज आपको बोला है पार्टिकल या फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल varies with time t as x equal to 1 plus cos square t plus cos power 4t into sine of 500t।
इस तरह से टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, देन फाइंड, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन of how many SHM? ठीक है, ये कितना SHM का कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसे ये फाइंड आउट करने के लिए आपको करना है क्या, देखो SHM का इक्वेशन हम क्या जानते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, मतलब साइन का पावर 1 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जैसे कॉस स्क्वायर दिख रहा है, कॉस पावर 4 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे एक सिंगल साइन के टर्म्स में या कॉस के टर्म में लेके आना है, पावर 1 करना है। ठीक है, तो ये इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, ये प्योरली मैथमेटिकल चीज है। आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप कोई दूसरे मेथड से अप्रोच कर नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्री आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर आपको करना क्या है कि साइन पावर 1 में लेके आना है, तो पहले इस टर्म को आप सॉल्व करो। ठीक है, कोई मेथड नहीं है, आपको खुद से सोचना है कि क्या करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, इसको कन्वर्ट करो। यार है 1/8 इंटू 15 प्लस cos 40। नहीं आया क्या ये, इतना टाइम लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, एक ही क्वेश्चन बनाते रहोगे पेपर में। ये कितना हो गया, 15/8, एक टर्म हो गया साइन ऑफ 500t, और सेकंड में फिर cos साइन b का फॉर्मूला लगाओ फिर से, सो 1/16 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, साइन ऑफ एक ऐड हो जाएगा तो 540, और फिर से एक 1/16 साइन ऑफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 496t, यही आएगा। हाँ सर। ठीक है, तो 3 SHM का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक, और हर एक SHM का जैसे 15/8 पहला SHM का एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया 500, दूसरा SHM का एम्पलीट्यूड हो गया 1/16, ओमेगा हो गया हमारे पास 504,
थर्ड एसएचएम का एम्पलीट्यूड है 1/16 और इसका ओमेगा है हमारे पास 496। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पूछ सकता है कि कौन कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एसएचएम का कॉम्बिनेशन से ये बना है। तो 3 फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पर, 496, 500 एंड 504। तो एसएचएम का जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मेरे को बता सकते हो एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी को कोई बता सकता है? देखो एक्स का वैल्यू हम लोग एसएचएम में एज्यूम करते हैं ए साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। अगर मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देखना है तो पोटेंशियल एनर्जी याद है, हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? कभी भी फ्रीक्वेंसी देखना हो तो हमेशा साइन का पावर को पहले 1 कन्वर्ट करो। तो 1 में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, के ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, यही हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना आया, ये 2 ओमेगा आया। हाँ सर। ठीक है, अब बोलोगे कॉस है, आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2 ओमेगा टी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप 90 डिग्री प्लस माइनस करोगे। हाँ सर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 2 ओमेगा। इसी तरीके से आप अगर काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी देखोगे वेरिएशन का, तो वो भी 2 ओमेगा आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो वेलोसिटी का टर्म में आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी को ए कॉस ओमेगा टी लिखोगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगेन कॉस स्क्वायर बनेगा, जिसको कन्वर्ट करोगे तो साइन 2 ओमेगा टी का टर्म आएगा ना। सर यहाँ तो 3 एसएचएम है और यहाँ पे दिख रहा है तीनों का ओमेगा अलग अलग है। हाँ, इसीलिए ये क्वेश्चन में आपको ये ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप इन तीनों को ऐड करके बताओ रिजल्टेंट क्या आ रहा है, क्योंकि आप एडिशन वेक्टर मेथड से आप तभी ऐड कर सकते हो जब ओमेगा सेम हो सबका। सर यहाँ पे कौन सा ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, ये 2 ओमेगा जो है ये कौन सा वाला ओमेगा है? यहाँ तो 3 ओमेगा 2 है। ओमेगा तो ये बोल रहे हैं हम एसएचएम का इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं कि नेट एसएचएम का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। नेट जो फाइनल एसएचएम है उसका। हाँ, जो जो भी एक एसएचएम का इक्वेशन है हमारे पास, अब वो फाइनल है इनिशियल कुछ भी बोलो उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर तो आप फाइनली बता नहीं पाओगे अभी कि क्या है इसका ओमेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हो उस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, ये तो दूसरा चीज हो गया। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था ना हमने। हाँ सर। हाँ, तो एसएचएम का जो एनर्जी का जो वेरिएशन होता है, वो जब ऑसिलेशन का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, वैसे ही देखो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, मतलब यही वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं फंक्शन इसको थोड़ा बदल देता हूँ। x equal to let us say 3 sin 100t plus 8 cos square 50t. So it is a combination of how many SHM and also find resultant SHM. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है लास्ट केस से। यहाँ पे आप cos स्क्वायर t को डायरेक्टली cos 2 थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, तो x का वैल्यू देखो क्या आएगा, 3 sin 100t तो एज इट इज है, ये वाला टर्म डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 4 cos ऑफ 100t प्लस 4। हाँ सर। ठीक है, तो ये +4 मतलब क्या समझते हैं, ये +4 क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तो कोई साइन कॉस आया नहीं लास्ट में, क्या बोलेंगे इसको? सर इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट।
इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट जब हम इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है तो ये मेन पोजीशन हुआ ना, एक्स इक्वल, यहाँ पर एक्स क्या, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स तो कोऑर्डिनेट हुआ ना, तो x माइनस 4 ये हो गया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, मतलब x इक्वल टू 4 इज द मेन पोजीशन। पहला क्लास में तो किए थे जी, एसएचएम का इक्वेशन लिखते टाइम बताया था आपको कि x माइनस 4 कोऑर्डिनेट्स का टर्म्स भी आ सकता है। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। ठीक हाँ है, सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों एसएचएम में देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम आ रहा है, दोनों में ओमेगा का वैल्यू 100 आ रहा है, हाँ सर। तो हाँ इसको सर। आप और फर्दर ऐड कर सकते हो। एक कॉस का टर्म है, इसको साइन में आप कन्वर्ट कर लो पहले, तो 100t प्लस π/2, तो इन दोनों एसएचएम को ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो एक है 3 एक है 4 और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स बनेगा। ठीक हाँ है, सर। तो 3 हाँ और सर। 4 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब रिजल्टेंट हो गया 5, और रेफरेंस किसको लेना पड़ेगा, ओमेगा टी वाले फेज, इसको रेफरेंस लेंगे, मतलब 100t वाले को रेफरेंस ले होंगे हम लोग, हाँ सर। तो रेफरेंस से निकालो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, क्या बनेगा, tan इनवर्स 4/3 ना। ये स्पीड चाहिए एग्जाम में, तब जाकर एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे पूरा। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डायरेक्टली दिखना चाहिए, इतना 3-4 क्वेश्चन करने के बाद ये सब दिखना चाहिए, एंगल 90 डिग्री है, रिजल्टेंट हो गया 5, और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 ऊपर बनेगा 3 नीचे बनेगा, तो 4/3 हो गया, मतलब 53 डिग्री हो गया। समझ में आया कुछ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सर सर जो हाँ। आपने नोट लिखे सर वहाँ पे लिखे सर वो पोर्शन को बता देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो लिखे सर। अगर ये एक एसएचएम का इक्वेशन आ जाए आपके पास, a साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, सर 2 ओमेगा। 2 ओमेगा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन में देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी आ गया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ ओमेगा पोटेंशियल एनर्जी का, सर 2 ओमेगा। 2 ओमेगा। अच्छा हाँ सर। ठीक है, आप ग्राफ से देख सकते हो कि ग्राफ से, अब याद है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है, हाँ सर। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे होता है। हाँ सर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था कि एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम जब गया पार्टिकल, तो वो हाफ ऑसिलेशन हुआ, हाँ सर। तो हाफ ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन तो ऐसे चलता रहेगा ना, हाँ। तो जब ऑसिलेशन हाफ ऑसिलेशन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी का एक साइकिल हो गया, क्योंकि इसके बाद तो साइकिल रिपीट हो गया ना, वापस स्टार्ट हो गया नया नया साइकिल, हाँ सर। तो हाफ ऑसिलेशन में एक साइकिल काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट हो गया, या फिर जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी का 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो अगर पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन का 2 ओमेगा होगा। 2 ओमेगा होगा। हाँ सर ठीक। ठीक है, वैसे ही सेम चीज पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी होगा, आप इस ग्राफ को बनाओगे तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन चलेगा। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक आज हम लोग करते हैं, कल मुश्किल अभी मान लो आधा पौना 45 मिनट्स का और बचा है, उसके बाद फिर वेव स्टार्ट करेंगे हम लोग कल। ठीक है, तो ये जो पोर्शन यहाँ पर है, इसमें से ऐसा नहीं है कि ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांस में नहीं आता है। ठीक है, आप एडिशन ऑफ एसएचएम का यूज करोगे ही आगे चैप्टर्स में, वेव्स में स्पेशली यूज करेंगे हम लोग काफी, तो वेव्स अभी 11th में जो पढ़ोगे, 12th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, सब में यूज होगा। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एसएचएम का चैप्टर में जो पोर्शन, वो सिर्फ मेंस में है, एडवांस में नहीं आता है वो। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कल देखेंगे, तो आज यहाँ तक करते हैं इसमें। सर हाँ, सर टॉर्शनल पेंडुलम में क्या एसएचएम का इक्वेशन फॉलो होता है? हाँ, टॉर्शनल पेंडुलम यही चीज है जो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, ये जो पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे, जो टॉर्शनल पेंडुलम में भी यही इसी तरीके का कंसेप्ट है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आना चाहिए। तो टॉर्शनल पेंडुलम में जैसे मान लो कि एक डिस्क है यहाँ पर आपके पास, तो इस डिस्क को आप ऐसे थोड़ा सा घुमा के छोड़ दो, तो क्या ये ऐसे ऑसिलेट करता है डिस्क,
तो मान लो कि कोई एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर मैंने बनाया और इसको मैं छोटा सा एक एंगल थीटा से घुमा दूं, तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे डेवलप होता है विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सी। ठीक है, दिस सी इज द फोर्स कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट। सर ये टॉर्क क्या मतलब स्ट्रेस या इंटरनल जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से, मतलब आप ट्विस्ट कर रहे हो यहाँ पर, है ना, तो ट्विस्ट करके छोड़ोगे तो अगर ऑब्जेक्ट इलास्टिक है तो वापस से आ जाएगा ना अपना ओरिजिनल शेप में। सर थ्रेड में भी एक थ्रेड्स में फोर्स नहीं नहीं होता है? है, ये थ्रेड में नहीं होता है, रॉड में होता है। थ्रेड को क्या ट्विस्ट करोगे। ठीक है, अच्छा, तो ये टॉर्क आपको मिल गया सी थीटा। टॉर्क को हम लोग आई अल्फा लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर सी बाई आई टाइम्स ऑफ थीटा हो गया। तो स्मॉल एंगल्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड होता है, टॉर्शनल सी टॉ इक्वल टू सी थीटा। तो ये टर्म ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा विच इज अंडर रूट ऑफ आई बाई सी। यही होता है बस। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख लो इसको। ठीक है, फिर एंड करते हैं यहाँ पे क्लास, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू सर।